गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बोर्ड्स के कंटेंट के वाइज या फिर एक तरह से आप मेंस या फिर नीट के अटेम्प्ट के कंटेंट के वाइज भी हम लोग चैप्टर को एंड कर चुके थे। एक छोटा सा टॉपिक हमारा कभी कभी जेई में या फिर नीट के पेपर में पूछता है क्वेश्चन हमारा एम्स में ग्राफ से रिलेटेड, और वो ग्राफ होता है बेसिकली कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ टाइट्रेशन क्या होता है, देन हम लोग कैसे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे और उसका 2-3 केस का कर्व है हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, और इसी के साथ आपका जेई के भी या फिर नीट एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर एंड हो जाएगा। राइट, चलिए तो हम लोग देखते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। राइट, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एक्चुअल में क्या होता है? टाइट्रेशन इज बेसिकली द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। दो रिएक्टेंट है उसके बीच में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज द टाइट्रेशन। राइट, क्लियर। अब जैसे हम लोग को यहाँ पे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन देखना है, मतलब कंडक्टेंस का टाइट्रेशन देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमारा कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छे से करेगा। राइट, कि उसमें हम लोग कोई दूसरा रिएक्टेंट को ऐड करेंगे तो उसका कंडक्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा। राइट, तो उसी के बीच में हम लोग को कर्व प्लॉट करना है। राइट, समझ में आई बात। कंडक्टेंस के बारे में आपको बता चुका था कि कंडक्टेंस होता है बेसिकली कितना आसानी से आपका करंट फ्लो कर रहा है। राइट, और उस केस में मैं आपको बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहला मैं आपको बताया था नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, जितना ज़्यादा चार्ज कैरी करने वाला होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक हमारा सेल, और साथ में ही मोबिलिटी ऑफ आयन, जितना ज़्यादा हमारा आयन मोबाइल होगा मतलब मूव करने में जितना उसको आसानी होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। राइट, क्लियर। चलिए तो अभी हम लोग डिफरेंट केसेस में देखते हैं टाइट्रेशन। राइट, जो कि फर्स्ट केस है हमारा, एकदम छोटा सा टॉपिक है, तुरंत एंड हो जाएगा, बस समझने वाली आपको बात है। जो फर्स्ट केस है हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में जो हमारा फर्स्ट केस है बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में टाइट्रेशन। राइट, जैसे किए क्या हम लोग कि ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पहले क्या किया, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी ले रखा हूं हम लोग, सपोज करो आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, सपोज कीजिए कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है हमारा, HCl है। ठीक है, अभी हम लोग इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ले रखे हैं, दैट इज बेसिकली HCl। राइट, अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग ब्यूरेट बोलते हैं। ब्यूरेट जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जिसमें एक स्टॉप कॉक लगा हुआ रहता है, जिसके हेल्प से हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का किसके साथ टाइट्रेशन करें, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस लेकर के थोड़ा थोड़ा उसमें हम लोग लगातार डालते रहते हैं। इसी टाइप से हम लोग टाइट्रेशन लैब में भी करते हैं। ऐसा नहीं कि दो चीज़ को पकड़ते हैं तुरंत आपस में मिक्स कर देते हैं, नहीं, एक जो हमारा हो गया सो हो गया, अगर उसको दूसरे के साथ टाइट्रेट करना है तो हम लोग उसको ब्यूरेट में ले लेते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा, और उसको हम लोग स्टॉप कॉक से हेल्प से जितना हम लोग उसका वॉल्यूम मेजर करते रहते हैं, ब्यूरेट हमारा मेजर्ड होता है कितना, यहाँ पे मेजरमेंट है हमारा, उसके बाद उसका वॉल्यूम मेजर करते रहते हैं कि इतना वॉल्यूम हम लोगों ने डाला तो कितना वॉल्यूम हमारा क्या बनेगा नहीं बनेगा, सारा कुछ हम लोग क्वांटिटी में चेक करते हैं। राइट, दिस इज बेसिकली नोन एज ब्यूरेट। राइट, और इसमें हम लोग को स्ट्रॉन्ग एसिड का किसके साथ टाइट्रेशन करना है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। एंड सपोज योर स्ट्रॉन्ग बेस इज NaOH।
एंड योर स्ट्रॉन्ग एसिड इज HCl, राइट। अब देखिए ये टाइट्रेशन एक्चुअल में हुआ। टाइट्रेशन में देखिए अब हम लोग कर्व प्लॉट करेंगे। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का है तो कंडक्टेंस को हम लोग कर्व प्लॉट करेंगे वॉल्यूम के साथ में। सिर्फ समझना है आपको, बस, और कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा लॉजिक कुछ नहीं है। इधर में कंडक्टेंस प्लॉट करेंगे, इधर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को प्लॉट करेंगे, राइट। या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं रहने दो, इधर में आप हम लोग क्या करते हैं, बेस के वॉल्यूम को हम लोग इधर में प्लॉट कर देते हैं। देखिए क्या हो रहा होगा, जरा ध्यान से समझोगे, राइट। शुरुआत में हम लोगों ने थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग बेस इसमें डाला नहीं था। अभी ये का पूरा इलेक्ट्रोलाइट है, यही इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, समझ में आई बात। तो यही हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये आपको पता है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग का शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ HCl। तो आपको मैं बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होता है, तो वो हमारा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज करिए आयंस के फॉर्मेशन की वजह से होता है, राइट। मैं आपको बताया था। तो अभी शुरुआत में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट HCl है, तो HCl है तो आयन शुरुआत में इनिशियल आयंस कौन कौन सा है, NaH+ एंड Cl-। इनिशियल में जब हम लोगों ने NaOH को उसमें थोड़ा सा भी नहीं डाला था, तब हमारा यहाँ पे कौन सा आयन है सिर्फ प्रेजेंट, तो एक आयन हमारा H+ प्रेजेंट है, दूसरा आयन कौन सा प्रेजेंट है, Cl- आयन प्रेजेंट है, राइट। तो इनिशियल में ही हमारे पास H+ आयन और Cl- आयन प्रेजेंट है। हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH को प्लॉट कर रहे हैं। दैट मीन्स जब वॉल्यूम ऑफ NaOH 0 है, वॉल्यूम ऑफ NaOH 0, दैट मीन्स अभी एक भी NaOH इसमें नहीं आया है, तो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ है, HCl। और उस केस में H+ आयन और Cl- आयन का फॉर्मेशन हो चुका है, मतलब आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स जब वॉल्यूम ऑफ NaOH कुछ भी नहीं आया है, उस टाइम वॉल्यूम ऑफ NaOH 0 है, तो जो वॉल्यूम ऑफ NaOH 0 भी है, तब भी इस इलेक्ट्रोलाइट का कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आयन का फॉर्मेशन हो चुका है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, राइट। तो कुछ ना कुछ कंडक्टेंस हमारा होगा। सपोज कि ये वैल्यू है कंडक्टेंस का, राइट, क्लियर। कब, जब वॉल्यूम ऑफ NaOH 0 है। वॉल्यूम ऑफ NaOH 0 क्यों है, क्योंकि अभी थोड़ा सा भी NaOH इसमें डाले ही नहीं है, तो पूरा का पूरा अभी HCl है, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH तो इसमें 0 ही हो गया ना, राइट। ये बीकर में क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हम लोग क्या किए, ड्रॉप बाय ड्रॉप, स्टॉप कॉक को हल्का सा हम लोग ओपन करते हैं और हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप इधर से क्या किए, NaOH को डालना इधर में स्टार्ट कर दिए, राइट, क्लियर। अब देखिए जैसे ही HCl है शुरुआत में, इसमें जैसे ही हम लोगों ने थोड़ा सा भी डाला होगा NaOH को, अपने आप से यहाँ पे रिएक्शन होगा, एसिड बेस के बीच में रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन, तुरंत बन जाएगा हमारा NaCl और क्या बन जाएगा भाई, तो वाटर। एनी कंफ्यूजन, नो सर। जैसे जैसे जितना ज़्यादा NaOH डालेंगे उतना ज़्यादा हमारा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो अब जैसे ही हम लोगों ने NaOH को डाला, तो यहाँ जो HCl है वो NaOH के साथ तुरंत रिएक्शन शो करेगा और ये NaCl और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो अब चार्ज कैरियर कौन है हमारा, ये सॉल्ट, अरे है या नहीं है। जब थोड़ा सा हम लोग जैसे ही NaOH को डाले तो चार्ज कैरियर इज दिस, ये कंडीशन है टाइम t इक्वल्स टू 0 का, जब NaOH हम लोगों ने थोड़ा सा भी वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना था, 0, राइट। टाइम t इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ NaOH इनसाइड द बीकर ये कितना था हमारा, 0 था, राइट, क्लियर। ये हो गया समथिंग टाइम t इक्वल्स टू कुछ भी t। कब टाइम t का, जब हम लोगों ने क्या किया था, इसमें NaOH को डालना स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो ये रिएक्शन हुआ। तो जैसे ही NaOH आया होगा तो HCl NaOH के साथ रिएक्शन शो किया होगा और बना लिया होगा NaCl और क्या चीज, H2O। अब देखिए अगर मैं बात करूं आपको NaCl की, तो अब तो चार्ज कैरियर ये बन गया, क्योंकि HCl और NaOH दोनों तो अलग अलग है नहीं भाई, दोनों तो रिएक्शन शो करके यही बना लिया है, तो प्रोडक्ट बन चुका है, तो वो चार्ज कैरियर होगा। तो NaCl बेसिकली चार्ज कैरियर है, तो NaCl कैसे अपने आयंस में टूटेगा, Na+ और Cl-, राइट। एनी कंफ्यूजन, नो सर, नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही हम लोगों ने NaOH को डाला, मतलब अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ NaOH जैसे ही थोड़ा सा भी बढ़ा, ये रिएक्शन हुआ और NaCl बना। अब चार्ज कैरियर क्या बन गया, Na+ और कौन सा, Cl-। शुरुआत में देखो आप, इनिशियल में चार्ज कैरियर कौन था आपका, H+ और कौन सा, Cl-। जैसे ही रिएक्शन वॉल्यूम ऑफ NaOH थोड़ा सा भी बढ़ा,
हमारा जो रिएक्शन हुआ तो जिसकी वजह से चार्ज कैरियर क्या बन गया, तो चार्ज कैरियर हमारा बन गया Na+ और Cl-। पहले भी Cl- था, बाद में भी Cl- था, मतलब अनायन के वजह से जो कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा वो तो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि दोनों आयन ही है तो दोनों मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी दोनों चार्ज का फ्लो हो गया। तो अनायन की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट में कोई भी चेंज या कंडक्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अनायन पहले भी क्लोराइड आयन था, बाद में भी कौन सा आयन हमारा क्लोराइड आयन ही है। लेकिन कटायन की वजह से चेंज आएगा। पहले हमारा इनिशियल में कटायन था H+, बाद में कटायन कौन सा हो गया, Cl-। अरे हुआ या नहीं हुआ, सॉरी, पहले हमारा कटायन था H+, बाद में कौन सा कटायन हो गया हमारा Na+। अब देखो आप, मैं आपको बताया था कि कंडक्टेंस हमारा दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, जिसमें मैंने पहले आपको बताया था नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, जबकि जो दूसरा मैं आपको बताया था मोबिलिटी ऑफ आयंस, बताया था नहीं बताया था, बताया था आपको ये, राइट। अब देखो आप, पहले चार्ज कैरियर कौन था, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, मैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर की बात कर रहा हूं, इधर में भी एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, मतलब चार्ज कैरियर का नंबर तो चेंज नहीं हुआ है। हम लोग दूसरे फैक्टर पाएंगे, दैट इज बेसिकली मोबिलिटी ऑफ आयन। मैं आपको दिखलाया यहाँ पे कि अनायन दोनों केस में सेम है, मतलब अनायन की वजह से हमारा कंडक्टेंस चेंज नहीं करने वाला है, बट कटायन दोनों केस में हमारा डिफरेंट है, राइट। तो अब दोनों में देखेंगे कि मोबिलिटी मतलब मूव करने का टेंडेंसी किसके पास ज्यादा है, जिस केस में आयन जितना आसानी से मूव कर लेगा, इलेक्ट्रिसिटी उतना आसानी से कंडक्ट कर लेगा, राइट। अब देखो आप, H+, हाइड्रोजन का ऐसे एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज बेसिकली 1, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s1, राइट। जैसे ही हम लोग का ये आ गया H+, दैट मींस इलेक्ट्रॉन हो गया 0, एक यूनिट पॉजिटिव से मतलब इलेक्ट्रॉन 0, मतलब ये 1s0, मतलब फर्स्ट सेल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये न्यूक्लियस रहा, फर्स्ट सेल भी खत्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट सेल में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि अगर मैं बात करूं Na+ की, तो Na+ में टोटल हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसे एटॉमिक नंबर होता है 11, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका तो 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा है हमारा। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो दैट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, राइट। नहीं तक होगा, 3s1 तो नहीं होगा हमारा। तो इसमें फर्स्ट सेल है, ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल भी और सेकंड सेल भी कंप्लीट है, तो फर्स्ट सेल और सेकंड सेल इतना बड़ा। अब देखो ये है आपका कौन सा आयन, दिस इज बेसिकली योर H+ आयन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये आपका कौन सा आयन है Na+, जिसमें दो सेल प्रेजेंट है। अब आप जरा हमको बताओ कौन आसानी से मूव कर लेगा, H+ की Na+? ऑब्वियसली H+। मोबिलिटी मतलब मूव करने का टेंडेंसी, वो साइज से हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना बड़ा साइज का होगा उसको मूव करने में उतना ही डिफिकल्टी होगा, इतना छोटा साइज का पतले आप रहोगे तो कहीं पे भी आराम से तुरंत छोटा सा भी आपको स्पेस मिलेगा, तुरंत आप निकल जाओगे, मूव कर जाओगे तुरंत। लेकिन अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसको मूव करने में मुश्किलें आएंगी, दैट मीन्स साइज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसको मोबिलिटी, उसका मूव करने का टेंडेंसी उतना ही क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दैट मीन्स मोबिलिटी ऑफ आयन ये हमारा साइज ऑफ आयन से कैसा प्रोपोर्शनल होता है मोबिलिटी ऑफ आयन, तो साइज ऑफ आयन से बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई बात समझ में, आयन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके मूव करने का टेंडेंसी उतना ही क्या होगा, कम, राइट। तो अब H+ Na+ में किसका हमारा मूव करने का टेंडेंसी कम है, Na+ का, राइट। तो पहले था H+ कंडक्टेंस, H+ की वजह से कंडक्टेंस, कटायन की बात सिर्फ कर रहा हूँ, बाद में Na+ की वजह से कंडक्टेंस, तो हमारा साइज ऑफ कटायन बढ़ गया, और साइज ऑफ आयन जैसा ही बढ़ेगा मतलब मोबिलिटी घट जाएगा। अब आयन उतना आसानी से मूव भी नहीं कर पाएगा तो कंडक्टेंस भी घट जाएगा पहले के कंपैरिजन में, यस और नो, तो घट जाएगा हमारा। तो पहले हमारा ये बात था, जैसे ही थोड़ा सा भी NaOH का ऐड हुआ ये बना, जिसकी वजह से Na+ आयन बन गया, एंड Na+ आयन हैज लेसर, यहां पे लिख सकते हैं Na+ हैज Na+ हैज लेसर मोबिलिटी देन H+ आयन। Na+ आयन जो अब बना है, क्योंकि अनायन से में कटायन का साइज हमारा बढ़ गया, कटायन पहले जो था बाद में जो था उसका साइज बढ़ गया, जैसे ही साइज बढ़ गया मतलब मोबिलिटी घट गया, और जैसे ही हमारा आयन का मोबिलिटी मतलब मूव करने का टेंडेंसी घट जाएगा, मतलब वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करने लगेगा। आई बात समझ में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज के अंदर।
तो वॉल्यूम ऑफ Na जैसे ही जीरो से थोड़ा सा भी बढ़ा, H प्लस इज रिप्लेस्ड बाई Na प्लस, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें H प्लस किससे रिप्लेस हो गया, Na प्लस है, और Na प्लस का मोबिलिटी कम है, मोबिलिटी मतलब मूव करने का टेंडेंसी कम है, तो कंडक्टेंस क्या होने लगेगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंडक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, सपोज करो कि घट करके इस पॉइंट पे आया, ठीक है। ये तब आया जब हमारा ये पॉइंट वो पॉइंट है जब मैक्सिमम हमारा NaOH है जो H प्लस के HCl के साथ रिएक्शन शो कर चुका है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा HCl हमारा खत्म हो चुका है, राइट, क्लियर, आई बात समझ में। यहाँ पे ये रिएक्शन होते होते हमारा ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पे हमारा HCl का वॉल्यूम जीरो हो गया है, और HCl का वॉल्यूम जीरो हो गया, बट NaOH अभी भी आपके पास है ही, राइट। तो मैं मान लेता हूं नेक्स्ट केस टाइम t इक्वल्स टू t डैश के लिए, टाइम t इक्वल्स टू t डैश क्या है हमारा, मैं आपको सारा कुछ ऐसे डिनोट कर देता हूं ताकि आपको एक केस में मैं समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नेक्स्ट केस से तुरंत समझ में आ जाएगा। टाइम t इक्वल्स टू t इक्वल्स टू जीरो, मतलब वॉल्यूम ऑफ NaOH इज जीरो, राइट, क्लियर, जब NaOH थोड़ा सा भी नहीं था इसमें, राइट, इज समथिंग कुछ भी x वैल्यू मान लीजिए, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ है हमारा, राइट। ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बेसिकली, दिस पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड एज द इक्विवेलेंस पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। ये इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट हुआ जहां पे मोल्स ऑफ HCl कितना हो गया, जीरो, मोल्स ऑफ HCl जीरो, मतलब जितना भी HCl था वो NaOH के द्वारा न्यूट्रलाइज हो चुका है, अब इसमें HCl थोड़ा सा भी बचा हुआ नहीं है, राइट, क्लियर। अब टाइम t इक्वल्स टू t डैश, अब HCl तो इसमें बचा हुआ नहीं है, अब तो HCl खत्म, अब HCl अगर खत्म तो NaOH के साथ रिएक्शन अब होगा नहीं, ठीक है। फिर हम लोगों ने और NaOH को डाला, तो टाइम t इक्वल्स टू t डैश पे HCl सिंस HCl इज जीरो, since moles of HCl is zero, so सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा आपका NaOH, और NaOH आपका कैसे आयंस में टूटेगा, तो इट विल सिंपली ब्रेक इनटू Na प्लस एंड OH माइनस आयन, राइट, क्लियर। तो जैसा ही हमारा HCl पूरा का पूरा खत्म हो चुका, हम लोगों ने और NaOH को डाला, और जैसे ही और NaOH को डाला तब NaOH है तो हमारा सिंपली वो कौन से आयन में हमारा टूट जाएगा, Na प्लस, और कौन से आयन में, OH माइनस आयन में, क्लियर। तो इस टाइम और इस टाइम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कटायन की अगर बात करें तो Na प्लस सेम, ठीक है, Na प्लस क्या हो गया आपका, सेम हो गया। यहाँ पे कौन सा आयन था, Cl माइनस आयन, और यहाँ पे कौन सा आयन है, OH माइनस आयन, राइट। तो अब इस केस में अनायन रिप्लेस हो गया, क्लोराइड आयन इज रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोक्साइड आयन। अब इन दोनों में फिर से मोबिलिटी हमारा किसका ज्यादा होगा, तो क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में मोबिलिटी हमारा हाइड्रोक्साइड आयन का ही ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन बना है हमारा वाटर के मॉलिक्यूल से, और ये जो भी हमारा है इसमें हमारा वाटर है, जो भी हमारा सोल्यूशन है, इस केस में HCl NaOH है तो वाटर का फॉर्मेशन तो हमारा हो ही रहा है, तो वाटर में H प्लस और OH माइनस आयन का कंडक्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि वाटर के साथ वो कंबाइन हो सकता है, क्योंकि वाटर हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, H प्लस Cl माइनस आयन भी, H प्लस OH माइनस आयन उसी का मॉलिक्यूल है, उसी का हमारा आयन है, और वो भी पोलर है, तो वो भी हमारा आसानी से कनेक्ट हो सकता है। तो Cl माइनस आयन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्साइड आयन, ऐसे देख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, क्लोराइड आयन मतलब इसमें टोटल 3 सेल होगा, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन में 2 ही सेल होगा, तो इसका भी साइज हमारा छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया मतलब मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ गया, राइट। मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ा जैसे ही, Na प्लस तो वही है, Cl माइनस से ज्यादा कंडक्टेंस है किसका, OH माइनस आयन का, क्लियर। तो Cl माइनस से ज्यादा कंडक्टेंस जैसे ही OH माइनस आयन का है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कटायन से बाद में हमारा आयन का हमारा मोबिलिटी बढ़ा, मोबिलिटी ऑफ आयन जितना ज्यादा बढ़ेगा मतलब आयन जितना ज्यादा मूव कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट उतना ही आसानी से करेगा, मतलब कंडक्टेंस वापस से क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो इस पॉइंट पे जब HCl पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो अब तो रिएक्शन शो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बच गया NaOH, और NaOH में फिर हमारा हाइड्रोक्साइड आयन बना तो उसका मोबिलिटी बढ़ गया। तो दिस इज द टाइट्रेशन कर्व ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्लियर। होप आपको कर्व समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। आप थोड़ा सा इसको छोटा प्लॉट कर दो, काफी बड़ा मैं उधर तक ले गया।
इधर में वॉल्यूम ऑफ NaOH हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, राइट, क्लियर। होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आई होगी। जैसे अगर हम लोग बात कर लें पार्ट 1 ऑफ द कर्व, पार्ट 2 ऑफ द कर्व, तो पार्ट 1 ऑफ द कर्व किस चीज को बता रहा है, जब हमारा HCl से में थोड़ा थोड़ा NaOH डालना स्टार्ट किया और रिएक्शन होना स्टार्ट किया। पार्ट 2 ऑफ द कर्व सिर्फ किसको प्लॉट कर रहा है कि हमारा जब रिएक्शन अब होना बंद हो गया, क्योंकि HCl जितना भी था उतना हमारा सारा का सारा रिएक्शन पार्टिसिपेट कर गया, तो सिर्फ और सिर्फ NaOH बचा, तो इसका टाइट्रेशन कर्व कुछ इस टाइप से होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व हमेशा ऐसा होगा, क्लियर। होप आपको चीज अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, राइट, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज बेसिकली वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। डायग्राम रहने देता हूँ, उसी में मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट केस है हमारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके बीच में टाइट्रेशन। तो अब हमारा है, सपोज कीजिए कि एसिटिक एसिड, चलिए ठीक है, वापस से हम लोग टाइट्रेशन करके देखते हैं। कर्व हम लोग फिर से वापस से उसी जैसे पिछले केस में प्लॉट किए थे, कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ NaOH में उसी में प्लॉट करेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ NaOH और ये हो गया कंडक्टेंस, ठीक है। चलिए देखिए फिर से समझिए, आप चाहोगे तो मैं जो जो बात आपको बोल रहा हूँ कैसे कैसे कर्व प्लॉट करें, उसको आप पॉइंट बाय पॉइंट अपने लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं, ठीक है, ताकि आप जब दोबारा पढ़ोगे आपको पॉइंट पढ़ोगे कैसे कैसे हम लोगों ने टाइट्रेशन किया, तो आपको तुरंत समझ में आएगा। नहीं तो सिर्फ कर्व प्लॉट कर लोगे और वो डायग्राम रहेगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कैसे शुरुआत में किए थे क्या हुआ। तो आप एक केस में लिख लोगे तो बाकी सारे में भी वैसा ही सिमिलर टाइप का एप्लीकेबल है। फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम t = 0 के लिए। तो टाइम t = 0 के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टाइम t = 0 कब, जब हमारा इसमें थोड़ा सा भी बेस को हम लोगों ने डिसॉल्व नहीं कर रखा था। तो थोड़ा सा भी बेस को हम लोगों ने डिसॉल्व नहीं कर रखा था, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ NaOH जो कि बेस है हमारा वो कितना होगा, वो 0 होगा। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH जब 0 होगा तब हमारा थोड़ा सा भी NaOH इसमें नहीं है, तो तब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, वीक एसिड, दैट इज बेसिकली CH3COOH। ये कैसे अपने आयंस में टूटता है, आपको पता है ये वीक एसिड है, 100% आयोनाइज कभी भी नहीं होगा। तो ये बेसिकली टूटेगा H+ में और CH3COO- में। तो ये सिंस इट इज नॉट 100% आयोनाइज्ड, आयोनाइज कभी भी नहीं होता है, मतलब इसमें पूरा का पूरा, अगर इसका 1 मोल लेंगे तो 1 मोल आयन कटायन 1 मोल आयन कभी नहीं बनने वाला है। दैट मीन्स 1 मोल लेंगे तो हो सकता है हाफ मोल ही बने। तो जब आयन का फॉर्मेशन उतना ज्यादा नहीं हुआ है तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा नहीं बना। आई बात समझ में, जब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कम है मतलब कंडक्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ना, बहुत कम होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। क्यों, क्योंकि भाई आयन का तो फॉर्मेशन तो हुआ है, कम ही आयन का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन आयन का फॉर्मेशन हुआ तो कंडक्टेंस कुछ ना कुछ होगा। कब, जब हम लोग थोड़ा सा इसमें NaOH को डाले नहीं है, मतलब जब वॉल्यूम ऑफ NaOH नहीं था तो इसका कंडक्टेंस बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा हमारा स्मॉलर वैल्यू तो जरूर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये 100% आयनाइज तो नहीं है, लेकिन 5%, 10%, 50%, 20% इतना तो आयनाइज होगा, मतलब कुछ ना कुछ आयन बना होगा। और आयन का फॉर्मेशन हुआ है भाई तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगा ही होगा। राइट, क्लियर, समझ में आई बात। चलिए, तो ये हमारा हो गया। तो जब हमारा वॉल्यूम ऑफ NaOH 0 था कब कंडक्टेंस का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा नहीं था, कंडक्टेंस का मैग्नीट्यूड कम था, लेकिन कुछ ना कुछ था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वीक एसिड
और कम क्यों था? क्योंकि इट इज नॉट 100% आयोनाइज, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर का फॉर्मेशन कम होगा, तो कम चार्ज कैरियर बनेगा तो कंडक्टेंस भी क्या होगा? कम। एनी डाउट? नो सर, राइट। अब हम लोगों ने टाइम t इक्वल्स टू टी, यहाँ पे टाइम t इक्वल्स टू 0 कब का है? तो वही वॉल्यूम ऑफ NaOH इज 0, ठीक है। टाइम t इक्वल्स टू टी, जब हम लोगों ने रिएक्शन को स्टार्ट किया, टाइम t इक्वल्स टू टी, रिएक्शन कब स्टार्ट होगा? जब NaOH को हम लोगों ने क्या किया? स्टॉप कॉक को ओपन किया और थोड़ा थोड़ा NaOH को इसमें आना स्टार्ट करवा दिया। तो जैसे ही हम लोग NaOH को इसमें आने देंगे तब हमारा ये एसिटिक एसिड जो वीक एसिड है CH3COOH, ये किसके साथ रिएक्शन शो करने लगेगा? NaOH के साथ रिएक्शन शो करने लगेगा। और ये बेसिकली फिर से जितना ये आयोनाइज होगा तो ये ब्रेक कर जाएगा हमारा, सॉरी बन जाएगा, क्या बन जाएगा? सॉरी सॉल्ट बनेगा, एंड दैट सॉल्ट इज बेसिकली CH3COONA, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्या चीज? H2O, राइट, क्लियर। तो जैसे ही हम लोग NaOH को डालना स्टार्ट करेंगे, ये वीक एसिड जितना भी आयोनाइज होगा वो हमारा NaOH के साथ रिएक्शन शो कर लेगा, और एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो ये सॉल्ट बन गया। अब ये जो सॉल्ट है हमारा सोडियम एसिटेट, दैट इज CH3COONA, आपको पता होगा कि सॉल्ट हमारा 100% आयोनाइजेशन शो करता है जनरली, तो हमारा कोई सा भी सॉल्ट हो तो 100% आयोनाइजेशन से करेगा, तो मतलब ये बन जाएगा Na+ और ये बन जाएगा CH3COO- आयन, राइट। तो अब जरा आप देखो कि इस केस में हमारा पहले था H+ और CH3COO- आयन, यहाँ पे हमारा CH3COO- एसिटेट आयन सेम ही रह गया, लेकिन H+ आयन किससे रिप्लेस हो गया? Na+ से। तो हमारा साइज ऑफ आयन बढ़ गया, मतलब मोबिलिटी घट गया, और मोबिलिटी घट गया तो हमारा क्या होना चाहिए? मोबिलिटी जैसे ही घट गया इसका मतलब हमारा कंडक्टेंस घट जाना चाहिए, घटना चाहिए नहीं घटना चाहिए? घट जाना चाहिए हमारा। तो आप तो बोलोगे सर साइज ऑफ कटायन बढ़ गया, अनायन तो सेम ही है, तो दैट मीन्स मोबिलिटी घट गया, और मोबिलिटी जैसे ही घट गया इसका मतलब हमारा क्या होना चाहिए? कंडक्टेंस भी घट जाना चाहिए। नहीं होगा ऐसा, इस वजह से नहीं होगा क्योंकि जरा आप देखो इधर में है वीक एसिड, कभी 100% आयोनाइजेशन शो नहीं करेगा, बट इधर में सॉल्ट, और ये सॉल्ट हमेशा कैसा आयोनाइजेशन शो करेगा? 100% आयोनाइजेशन, तो ये हमेशा शो करने वाला है। तो सॉल्ट अगर 100% आयोनाइजेशन शो करेगा तो ये पूरा 1 मोल लेंगे तो 1 मोल ये बनेगा, 1 मोल ये बनेगा, दैट मीन्स हमारा 2 मोल्स आयन बन गया। इधर 1 मोल लिए थे तो हाफ मोल सपोज कीजिए बना, तो टोटल 1 मोल आयन बना, तो इधर में 1 मोल आयन बन रहा है, इधर में हमारा 2 मोल आयन बन रहा है, मतलब हमारा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या हो गया? बढ़ गया। मोबिलिटी के टर्म्स में देखें, पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ही बढ़ गया, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ गया तो कंडक्टेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो कंडक्टेंस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्यों बढ़ा? क्योंकि पहले जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला था वो हमारा वीक एसिड था जो कि 100% आयोनाइज नहीं हो रहा था, तो उतना ज़्यादा चार्ज कैरियर मतलब आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जबकि सेकेंड केस में, इस केस में जब हमारा NaOH को हम लोगों ने डालना स्टार्ट कर दिया तब हमारा इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला कौन है? सोडियम एसिटेट, दैट इज अ सॉल्ट, और सॉल्ट हमेशा 100% आयोनाइजेशन शो करता है, दैट मीन्स हमारा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर 100% आयोनाइजेशन मतलब ज़्यादा आयन बनेगा, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ गया, और सिंस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैज इंक्रीज, दैट मीन्स कंडक्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज? ऑब्वियसली इंक्रीज। तो फर्स्ट वी विल चेक बाय द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, देन बाय द मोबिलिटी ऑफ आयन, राइट, क्लियर, समझ में बात। तो हमारा कंडक्टेंस इनिशियल में इतना था, जबकि ये इससे रिप्लेस हो गया तो अब 100% आयोनाइजेशन हो गया, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ा, और चार्ज कैरियर का नंबर जैसे ही बढ़ेगा हमारा तो हमारा क्या चीज हो जाएगा? कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा, तो ये रहा हमारा कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ। एनी कंफ्यूजन? नो सर, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग टाइम t इक्वल्स टू टी डैश के लिए। टाइम t इक्वल्स टू टी डैश मतलब जितना रिएक्शन वीक एसिड आयोनाइज होना था हो गया, जितना NaOH के साथ उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना था अब कर लिया। अब हमारा वीक एसिड हमारा इसके साथ रिएक्शन शो करने वाला नहीं है, राइट। तो अब हम लोग नो रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस। टाइम t इक्वल्स टू टी डैश मतलब क्या चीज? कि नो रिएक्शन बिटवीन CH3COOH एंड NaOH, ठीक है। अब हमारा इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि जितना रिएक्शन होना चाहिए था हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ बच गया क्या चाहिए हमारा? NaOH, और NaOH जैसे ही बचा तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, 100% आयोनाइजेशन शो करेगा, और ये टूट जाएगा Na+ और कौन से आयन में? OH- आयन में, राइट, क्लियर। आप प्लीज स्टेटमेंट वाइज लिख लोगे कि इनिशियल हमारा ये था, इन दोनों के बीच में हमारा कंडक्टेंस क्यों बढ़ा, तो अब इसका रीजन मैं आपको बताया ना कि यहाँ पे 100% आयोनाइजेशन शो नहीं हो रहा है तो चार्ज कैरियर कम होगा, इधर में चार्ज कैरियर ज़्यादा होगा, तो आप लिख लोगे ऐसा पार्ट 1 करके कि इस पार्ट में क्या हुआ है हमारा,
ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा जब आप फिर से रिवाइज करोगे। इससे क्वेश्चन हमारा पूछ दिया जाता है कि हमारा आधा कर्व दे देगा, उसके बाद बोल देगा कि हम लोग इसके साथ टाइट्रेट करें, तो बताइए कि इसके बाद का हमारा पॉइंट क्या होगा, इसके बाद का कर्व क्या होगा। कर्व दे देगा, पूछ देगा कि हमारा किससे किसके बीच में ऐसा टाइट्रेशन होता है। आपको तो खुद से या तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तो मैं तो आपको तो अभी तो दिमाग लगा के मैं अपना ही आपको बता रहा हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए जैसे ही हमारा रिएक्शन हमारा वो हो गया कंप्लीट, जितना होना था हो चुका, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ बच गया NaOH, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस हमारा कैसा आयनाइजेशन शो करता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस आर 100% आयनाइजेशन हमेशा शो करता है। दैट मीन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हमारा क्या हो गया भाई, बढ़ गया। और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जैसे ही बढ़ गया तो हमारा क्या हुआ, ये भी तो 100% आयनाइजेशन शो कर रहा है, ये भी 100% आयनाइजेशन शो कर रहा है। दैट मीन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ा क्या, नहीं देखते हैं वो लोग, हम लोग कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर के टर्म्स में नहीं देखेंगे, अब देखेंगे किसके टर्म्स में, मोबिलिटी ऑफ आयन, क्योंकि ये भी 100% आयनाइजेशन, ये भी 100% आयनाइजेशन। तो मोबिलिटी ऑफ आयन के टर्म्स में अगर हम लोग देखेंगे तो इधर में है हमारा Na+, इधर में फिर से हमारा Na+, दैट इज कटायन इज द सेम। इधर में एसिटेट आयन और इधर में क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन। अब आप ही बताओ एसिटेट आयन हाइड्रोक्साइड आयन में किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, तो ऐसे भी देख सकते हो, ये काफी आपका बल्कि आयन है, मतलब काफी बड़ा आयन है, ये काफी छोटा सा आयन है आपका, दैट मीन्स उसको मूव करना मुश्किल होगा, इसका मूव करना आसानी होगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन, दैट मीन्स मोबिलिटी, साइज ऑफ आयन घटा मतलब मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ा, और आयन का मोबिलिटी जैसे ही बढ़ेगा मतलब कंडक्टेंस और ज्यादा हो जाएगा। तो कंडक्टेंस बढ़ तो रहा था लेकिन अब और स्पीड से बढ़ने लगेगा, क्योंकि हमारा क्या हो गया, मोबिलिटी बढ़ गया, राइट, क्लियर। और ये फिर से दो कर्व जिस पॉइंट पे हमारा कट जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द इक्विवेलेंस पॉइंट। उसी पॉइंट को हम लोग कौन सा पॉइंट बोल देते हैं, इक्विवेलेंस। एनी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, होप आपको चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी, क्लियर, समझ में आया बात। तो ये था बेसिकली हमारा सेकेंड केस, द टाइट्रेशन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। अब हम लोग थर्ड केस के बारे में देखते हैं, एंड थर्ड टाइट्रेशन इज बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, राइट, क्लियर। चलिए देखते हैं। The titration between weak acid, no, strong acid strong acid and weak base. अब हम लोग टाइट्रेशन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, दैट इज बेसिकली HCl। उसका हम लोग किसके साथ टाइट्रेशन कर रहे हैं, वीक बेस के साथ, दैट इज बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर से हम लोग देखते हैं टाइम t इक्वल टू 0 के लिए, जब हम लोग का वॉल्यूम ऑफ, इस केस में NaOH तो नहीं हो गया, वॉल्यूम ऑफ बेसिकली हो गया NH4OH जो कि वीक बेस है, उसका वॉल्यूम हमारा क्या चीज़ है, 0, मतलब जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो टाइम t इक्वल टू 0, अभी रिएक्शन हमारा स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट मीन्स हम लोग NH4OH इसमें थोड़ा सा भी नहीं आया, तो अभी सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, हमारा HCl प्रेजेंट है, और HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, 100% आयनाइजेशन शो करेगा, दैट मीन्स H+ और कौन सा हमारा Cl- आयन, ये भी हमारा छोटे साइज का आयन है, और ये तो है हमारा, दैट मीन्स अभी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करेगा, क्योंकि 100% आयनाइज भी हो रहा है, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर भी ज़्यादा, और आयन छोटा है मतलब मोबिलिटी भी ज़्यादा, मतलब कंडक्टेंस ज़्यादा ही होगा। तो अभी इनिशियल में जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तब कंडक्टेंस हमारा ऑब्वियसली क्या है, ज़्यादा ही है, क्योंकि हमारा अभी शुरुआत में क्या प्रेजेंट है, HCl, और ये 100% आयनाइजेशन भी शो करता है और मोबिलिटी ऑफ आयन भी ज़्यादा है। तो यहाँ मान लीजिए कंडक्टेंस अभी शुरुआत में इस पॉइंट पे, राइट, क्लियर। अब देखना है कि घटेगा कि बढ़ेगा, जब हम लोग इसमें NH4OH को डालना स्टार्ट करेंगे तब। व्हेन टाइम t इक्वल्स टू t,
अब हम लोग क्या किए, HCl में NH4OH जो कि वीक बेस है उसको डिजोल्व करना स्टार्ट किए, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगेन होगा, तो HCl प्लस NH4OH गिव्स क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट बनेगा दैट इज NH4Cl, और क्या बन जाएगा हमारा H2O वाटर बन जाएगा। क्लियर, एनी कंफ्यूजन? नो सर। तो अब हमारा चार्ज कैरियर कौन हो गया, NH4Cl, और NH4Cl अपने आयन में कैसे ब्रेक करेगा, तो NH4Cl विल ब्रेक इनटू इट्स आयन लाइक NH4 प्लस एंड व्हाट Cl माइनस, राइट। अब जरा देखो टाइम t इक्वल टू 0 वाला केस, टाइम t इक्वल टू t वाला केस में H प्लस पहले था कटायन, अब क्या बन गया NH4 प्लस, पहले अनायन था Cl माइनस, अब अनायन कौन सा है Cl माइनस। दैट मीन्स हमारा अनायन तो सेम, तो अनायन की वजह से कंडक्टेंस चेंज नहीं किया, और H प्लस और NH4 प्लस सॉल्ट है तो ये भी 100% आयनेशन, ये भी 100% आयनेशन, मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर तो सेम ही होगा। अब हम लोग को चेक करना है मोबिलिटी ऑफ आयन में, तो कटायन H प्लस और NH4 प्लस में किसका मोबिलिटी ज़्यादा, इसका साइज छोटा, तो H प्लस का साइज छोटा होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होता है इसके पास, इसका साइज छोटा, तो इसका साइज छोटा, इसका साइज बढ़ा, मतलब साइज ऑफ आयन क्या हो गया, बढ़ गया, मोबिलिटी हमारा घट गया, और आयन कम मूव करने लगेगा, मतलब कंडक्टेंस भी घट जाएगा। दैट मीन्स हमारा बाद में टाइम t को t में हमारा कंडक्टेंस क्या होने लगा, घटना स्टार्ट कर दिया। राइट, क्लियर, एनी कंफ्यूजन? सपोज करो घट करके यहाँ तक आपका आया। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, उतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत अब नहीं है। टाइम t को t डैश, ये कब का टाइम होता है, ये तब का टाइम होता है जब हमारा जितना भी HCl को यहाँ पे आयोनाइज होना था, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना था, कर चुका। अब यहाँ पे नो रिएक्शन बिटवीन HCl एंड, क्योंकि पूरा का पूरा HCl खत्म हो चुका है, नो रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NH4OH, अब इन दोनों के बीच में कोई भी रिएक्शन होने वाला नहीं है। तो अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होगा, मतलब अब वॉल्यूम ऑफ NaOH काफी बढ़ गया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अब NaOH ही होगा, यहाँ पे HCl के साथ हमारा रिएक्शन शो होने वाला है नहीं। दैट मीन्स अब हमारा सिर्फ और सिर्फ बच गया NH4OH, और NH4OH तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है नहीं, वीक बेस है। ये किस में हमारा कन्वर्ट होगा, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू NH4 प्लस एंड OH माइनस आयन। तो ये वीक बेस हमारा 100% आयनेशन शो नहीं करेगा, मतलब चार्ज कैरियर हमारा नहीं बढ़ेगा। तो पहले ये तो स्ट्रॉन्ग हमारा था, क्या बोलते हैं, ये हमारा सॉल्ट था, तो 100% आयनेशन शो किया, ये 100% आयनेशन शो नहीं किया। दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, हमारा ये हो गया, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर घट गया। जबकि अगर हम लोग आयनिक मोबिलिटी के टर्म्स में बात करेंगे तो हमारा Cl माइनस आयन OH माइनस आयन से रिप्लेस हो गया है, जो कि इसका और इसका में इसका मोबिलिटी हमारा ज़्यादा है, तो ये स्पीड में मूव करना स्टार्ट कर देगा जितना ही बनेगा, तो हमारा मोबिलिटी बढ़ गया, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर घट गया, तो ओवरऑल दोनों को क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। मतलब इस वीक बेस का जब हमारा वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब कंडक्टेंस ना बढ़ेगा ही ना घटेगा ही, हमारा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच करना स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये रहा आपका कांस्टेंट वैल्यू कंडक्टेंस का, और ये पॉइंट फिर से कौन सा पॉइंट हो गया, तो दिस पॉइंट इज अगेन द इक्विवेलेंस पॉइंट। विच पॉइंट? दिस पॉइंट इज अगेन द इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर, एनी कंफ्यूजन? होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अच्छे तरीके से समझ में आई होगी बात। तो इस टाइप से हम लोग कर लेते हैं। क्लियर? दिस इज द थर्ड केस ऑन ऑल द थ्री केसेस ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और एक हमारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। राइट, क्लियर? तो इस टाइप से हम लोग ये कर सकते हैं। क्लियर? होप आपको चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। एक लास्ट केस आप चाहो तो खुद की तरफ से वीक एसिड वीक बेस का भी कर सकते हैं, आसान है वो, अब आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको कर्व देख के ही पता चल जाएगा कि ये कर्व किस चीज़ का है, नहीं है कर्व। राइट, क्लियर? एक लास्ट में आपको करवा देता हूँ वीक एसिड वीक बेस का, और इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। चलिए वीक एसिड का वीक बेस के साथ हम लोग रिएक्शन शो कर देते हैं। वीक एसिड का रिएक्शन विथ वीक बेस, तो ये तो वीक बेस है ही, यहाँ पे एक वीक एसिड ले लो आप, एसिटिक एसिड। फिर से अगेन आप इसको आसानी से तुरंत कर सकते हो। टाइम t इक्वल्स टू 0, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है आपका एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। आपको पता है कि ये वीक एसिड है, मतलब 100% आयनेशन शो नहीं करेगा, तो इट विल फॉर्म CH3COO माइनस आयन
प्लस H प्लस आयन, राइट। इस केस में अल्फा इज नॉट 100%, अल्फा हमारा 100% नहीं है, उससे कम ही होगा। दैट मीन्स हमारा उतना ज़्यादा आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा आयनाइज हो नहीं रहा है। तो आयन का फॉर्मेशन जब कम होगा तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कम, तो दैट मीन्स कंडक्टेंस भी कम, तो कंडक्टेंस हमारा भी लोअर वैल्यू है, ठीक है। टाइम t इक्वल्स टू t पे हम लोग जब बात करें, जब हम लोग का NH4OH बेस बिग बेस का वॉल्यूम बढ़ गया, तो बिग बेस का वॉल्यूम बढ़ गया, दैट मीन्स अब ये दोनों रिएक्शन शो करने लगेगा, और ये रिएक्शन हो जाएगा बेसिकली आपका CH3COOH प्लस व्हाट NH4OH, सॉल्ट आपका बन गया CH3COONH4 और हमारा यहाँ पे आयन, राइट। ये सॉल्ट है। अब सॉल्ट तो आपका क्या होता है 100% आयोनाइजेशन शो करता है, सॉल्ट आपका 100% आयोनाइजेशन शो करता है, मतलब इसका अल्फा का वैल्यू हो गया 100%, आयोनाइजेशन बढ़ गया, मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या हो गया, बढ़ गया, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ गया, मतलब चार्ज ज़्यादा कैरी हो रहा है, मतलब कंडक्टेंस भी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ गया, राइट। बढ़ करके इस पॉइंट पे गया, और टाइम t इक्वल्स टू t डैश। जब हमारा रिएक्शन अब खत्म हो गया तो सिर्फ और सिर्फ बच गया क्या चीज़, NH4OH, दैट इज बिग बेस, तो सब सिर्फ और सिर्फ हमारा बिग बेस बचा है, तो ये फिर से हमारा 100% आयनाइजेशन शो नहीं करेगा, दैट इज NH4OH प्लस हमारा NH4 प्लस और क्या चाहिए OH माइनस, ये बिग बेस है हमारा, ये वापस से 100% आयनाइजेशन शो नहीं कर रहा है, तो अल्फा का वैल्यू अगेन नॉट 100%, उससे कम ही होगा, दैट मीन्स यहाँ पे 100%, यहाँ पे 100% से कम, दैट मीन्स नंबर ऑफ चार्ज कैरियर फिर से घट जाएगा, पूरा का पूरा आयनाइज नहीं हो रहा था, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर घट गया, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर घट जाएगा, मतलब हमारा कंडक्टेंस वापस से घट जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का उल्टा कर्व है, राइट। क्लियर तो है भी, तो बिग एसिड बिग बेस, क्लियर। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसी के साथ हमारा चैप्टर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज नीट एम्स सारे के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे तरीके से चैप्टर को रिवाइज करो। ये चैप्टर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो आप इसको अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा से आएगा, साथ में इसका क्वेश्चंस कभी भी छूटता नहीं है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप NCERT को जरूर स्टडी करें, जो भी असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड की गई है उसको आप जरूर सॉल्व करें, राइट। और साथ में इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। रह गई बात बैटरी है सबकी, सेल ये सबकी, तो उसको अभी याद करने की या पढ़ने की कोई ज़रूरत खास नहीं है, उसको हम लोग लास्ट में जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है तब हम लोग उसको याद कर लेते हैं। बाकी ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मैंने अपने तरीके से भरसक प्रयास किया है आपको कि अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको चैप्टर दूँ, यही तक था। अब बाकी आपका जो भी हमारा डाउट है, जो भी कुछ है, आप उसको बेशक पूछ सकते हैं। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपने अगले चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो चैप्टर हमारा है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, थैंक यू सो मच।